नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहयोगियों के साथ किए गए एक लंबी रिव्यू मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार ओबीसी समुदाय के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित किया जाएगा, जिसके बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। भट्टी मल्लू ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री सहित सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। देश भर के राजनीतिक दलों को एकजुट कर संसद में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य में 3.1% लोगों ने पिछली जनगणना में भाग नहीं लिया था। उनके लिए 16 से 28 फरवरी तक दोबारा सर्वे किया जाएगा, जिसमें 3 तरीकों से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने एक स्पष्टीकरण जारी कर इसमें कहा गया है कि हाइड्रा शहर और उसके बाहरी इलाके में होने वाली डिमोलिशन गतिविधि में शामिल नहीं है। एक बयान में रंगनाथ ने मूसी नदी के किनारे डिमोलिशन के संबंध में प्रसारित गलत सूचना को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हाइड्रा का इन विशेष डिमोलिशन से कोई संबंध नहीं और झूठी सूचना के प्रसार के प्रति आग्रह किया है। मूसी नदी किनारे हाल ही में हुए डिमोलिशन के साथ हाइड्रा को गलत तरीके से जोड़ने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हाइड्रा इन कार्यों में शामिल नहीं था। रंगनाथ ने चेतावनी दी कि जानबूझकर हाइड्रा के खिलाफ गलत प्रचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया और जनता से सूचना प्रसारित करने से पहले स्पष्टीकरण मांगने का आग्रह किया है कि विशिष्ट डेमोलिशन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा है कि आज सुबह लोकसभा सांसदों के एक समूह ने स्पीकर से मुलाकात की। हमने उन्हें बताया कि हमारे असहमति नोटों में कई पेजों और पैराग्राफ को संपादित कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि स्पीकर साहब और जेपीसी के संयुक्त सचिव के साथ हमारी जो बैठक हुई है उसके बाद हमारे द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बिल में शामिल किया जाएगा। बहरहाल हमने बैठक की है। हमने कहा है कि जो भी तथ्यात्मक था आप उसे शामिल करें। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि बीसी पिछड़ा वर्ग सूची में मुसलमानों को शामिल करने कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ है। पंडित संजय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बीसी के लिए आरक्षण लागू करने की कोई ईमानदार मंशा नहीं है और मुसलमानों को बीसी श्रेणी में शामिल करने से बीसी वर्ग को उनके उचित आरक्षण से वंचित किया जाएगा। पंडित संजय ने चेतावनी दी है कि यदि मुसलमानों को बीसी श्रेणी में जोड़ा गया तो पूरा हिंदू समाज विद्रोह करेगा और एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पंडित संजय ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस वही पार्टी है जो बीसी वर्ग के साथ विश्वासघात कर रही है और अपने वादों से पीछे हट रही है। उन्होंने सभी बीसी वर्ग के लोगों से आग्रह किया है कि कांग्रेस के छल को पहचाने। संजय ने कहा है कि कांग्रेस में स्थानीय चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्या कांग्रेस को ये एहसास नहीं है कि मार्च तक स्थानीय चुनाव में देरी करने से तेलंगाना को नुकसान होगा? क्या वो अभी देरी करेंगे, ये जानते हुए कि 15वें वित्तीय आयोग से मिलने वाले फंड रोक दिए जाएंगे? पंडित संजय ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का हवाला देते हुए कहा है कि हर 5 साल में स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा है कि बिना सरपंच के गांव की बैठकें और विकास कार्य कैसे होंगे? गांव में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। क्या आप इस पर ध्यान नहीं देंगे?
तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने आज मुख्य विपक्षी दल बीआरएस के नेताओं से जातीय सर्वे में भाग लेकर अपनी ईमानदारी साबित करने को कहा है। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि चूंकि नवंबर-दिसंबर 2024 के लिए किए गए सर्वे के दौरान कुछ लोगों ने अपनी जानकारी साझा नहीं की थी, इसलिए सरकार ने उन्हें 16 से 28 फरवरी तक का मौका देने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा है कि ये दोबारा सर्वे नहीं था, जैसा कि बीआरएस नेताओं ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे में भाग नहीं लेने वाले बीआरएस के नेता निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीआरएस के शीर्ष नेताओं को लोकतंत्र में विश्वास है तो उन्हें सर्वे में भाग लेकर इसे साबित करना चाहिए। भाजपा को व्यापारियों की पार्टी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी जातीय जनगणना, पिछड़ा वर्ग आरक्षण और अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण नहीं चाहती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता राजनीतिक लाभ के लिए पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों की आलोचना कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पूनम ने उल्लेख किया है कि मुस्लिम समुदाय गरीब पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है। स्थानीय निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा है कि सर्वे पूरा होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा है कि यदि वो पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति ईमानदार हैं तो उन्हें विधेयक को पारित करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पवित्र तिरुमाला पहाड़ियों के मार्ग अलिपिरी के पास मुमताज होटल के निर्माण के विरोध में साधुओं ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम प्रशासन भवन के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। आंध्र प्रदेश साधु परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये साधु होटल निर्माण को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि मुमताज होटल का निर्माण तिरुमाला पहाड़ियों और श्री वेंकटेश्वर मंदिर की पवित्रता के लिए खतरा है। अलिपिरी क्षेत्र भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू चैतन्य समिति और अन्य हिंदू संगठनों के सदस्यों ने भी टाटानगर स्थित नगर विकास कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साधु संतों और समिति के सदस्यों ने तख्तियां लेकर शंख बजाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मांग की है कि होटल के निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे स्वामी ने कहा है कि यदि होटल का निर्माण कार्य नहीं रुका तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी हैं, जिनकी सरकार की ओर से इस होटल निर्माण को अभी तक नहीं रोका गया है। जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगे पूरी होने तक पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने अभी तक उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक संबंधित जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि इसके बाद सदन में विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से काफी ज्यादा हंगामा हुआ। रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये रिपोर्ट फर्जी है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि रिपोर्ट में किसी का सुझाव हटाया नहीं गया है। संसद के ऊपरी सदन में जेपीसी रिपोर्ट पेश किए जाने पर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा जारी रहा। रिपोर्ट के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी ओर से जो सुझाव दिए गए थे उनको कंसीडर नहीं किया गया है। कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स को बाहर से बुलाकर उनका स्टेक ले रहे हैं। क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकार नहीं हैं? डिसेंट नोट पर आपको बोलना चाहिए था। ये रिपोर्ट असंवैधानिक है और हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। खड़गे ने कहा है कि जेपीसी की वक्त पर रिपोर्ट को हम फर्जी कहेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है। इस रिपोर्ट को वापस भेजें, डिसेंट नोट डालकर रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है और सदन ऐसी रिपोर्ट को पेश करने की अनुमति नहीं देगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे, जो सूबे के डिप्टी सीएम भी हैं, कैबिनेट की 2 बैठकों में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक कर ली थी। इन सबसे इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि शिंदे नाखुश हैं और कैबिनेट में शामिल न होने जैसी हाल की घटनाओं ने इन चर्चाओं को और हवा दी है। 12 फरवरी को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के महानगरीय विकास प्राधिकरणों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। चूंकि शिंदे शहरी विकास विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए बैठक में उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी। हालांकि बैठक में शामिल होने के बजाय उन्होंने ठाणे मलंगल उत्सव में भाग लेना चुना। दिलचस्प बात यह है कि बैठक उनके आधिकारिक कार्यक्रम में भी लिस्टेड थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक शिंदे के विभाग से संबंधित थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि वो पूर्व निर्धारित कामों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली वासियों की लाइफलाइन है मेट्रो। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई कि दिल्ली मेट्रो किराए में बढ़ोतरी करेगा। इसे लेकर हर कोई टेंशन में था, जो कि रोजाना मेट्रो का सफर करता है। लेकिन इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लोगों को राहत भरी खबर दी। बताया है कि दिल्ली मेट्रो किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन वहीं आपको बता दें कि दूसरे शहर में एक अन्य मेट्रो किराया जरूर बढ़ा है। ये शहर है कर्नाटका का बेंगलुरु। बेंगलुरु मेट्रो के किराए में 8 फरवरी को करीब 50% की बढ़ोतरी की गई है। 60 रुपए का टिकट अब 90 रुपए में उपलब्ध होगा, जबकि
जबकि दिल्ली मेट्रो किराया इसके सभी रूटों पर पहले की तरह ही है। इसकी पुष्टि खुद DMRC के मुख्य कार्यकारी निदेशक ने की है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि दिल्ली मेट्रो किराए में 50% की बढ़ोतरी होने वाली है। इन पोस्ट के चलते कई यात्री भ्रमित हो गए थे और किराया बढ़ने को लेकर सवाल पूछने लगे थे। तमिल सुपरस्टार से राजनेता बने कमल हासन को DMK के समर्थन से तमिलनाडु से राज्यसभा सीट के लिए नामित किया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव जुलाई 2025 में प्रस्तावित है। DMK नेता और तमिलनाडु के मंत्री PK शेखर बाबू ने हासन से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। मक्कल निधिमयम ने इसे मंत्री द्वारा शिष्टाचार भेंट बताया, जबकि पार्टी सूत्रों ने कहा है कि संक्षिप्त चर्चा केवल व्यापक राजनीतिक परिदृश्य और कुछ खास पर नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक MNM के लिए राज्यसभा सीट के बारे में कुछ भी नया नहीं था और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन किए जाने के समय ही DMK नेतृत्व ने पार्टी को 2025 में संसद के ऊपरी सदन की सीट देने का वादा किया था। इसी बीच DMDK की शीर्ष नेता प्रेमलता विजयकांत ने याद दिलाया कि उनकी पार्टी को उनके सहयोगी AIADMK ने पहले ही राज्यसभा की एक सीट देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में DMDK को राज्यसभा की सीट आवंटित की जाएगी और उचित समय पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। इसलिए इस मामले पर AIADMK के साथ किसी भी तरह की नई बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।